हेलो एवरीवन। आप सभी ने जियोग्राफी का जो पार्ट वन में लेकर आया था उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया, इसलिए मैं इसका पार्ट टू लेकर आ रहा हूँ और डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सारी ग्राफिक्स इन्फोग्राफिक्स के साथ में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 29 28 पे आई थिंक मैंने ख़त्म किया था। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन मतलब भारत के जो तटीय पूर्वी तटीय मैदान है आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज विच टाइप ऑफ कोस्ट। देखो क्या होता है कि जैसे हमारा जो इंडिया है उसके दो पार्ट हैं, एक ये वाला पार्ट है जो कोस्टल एरिया है, एक ये वाला पार्ट है जो कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया का मतलब जो आपकी नदी नदी कह रहा हूँ मैं, समुद्र के साथ में जो एरिया लग जाता है उसको हम कोस्टल एरिया या तटीय कह देते हैं, तटीय क्षेत्र। ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये वेस्टर्न पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है ये ईस्टर्न पार्ट है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ठीक है। अब देखो क्या होता है कि कह रहा है कि ये जो कोस्टल जो ईस्टर्न पार्ट है ये किस तरीके के कोस्ट है, तो इनको हम कहते हैं ये है इमरजेंट कोस्ट। क्या है इमरजेंट कोस्ट, या जिसको हम उभरता हुआ तट भी कहते हैं। देखो क्यों इसको इमरजेंट कोस्ट कहा गया है। क्या होता है कि जो ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये और ये आपस में है ना बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। सबसे पहले क्या है कि ये जो ज़मीनें हैं मतलब ये जो लैंड एरिया है, ठीक है, इसके आसपास में ना कोई भी पहाड़ वगैरह नहीं है, कोई भी माउंटेन्स वगैरह नहीं है। तो क्या होता है कि अचानक से कोई आपको बहुत तेज़ ऐसे खाई या ढलान नहीं मिलेगी। नॉर्मल एकदम लैंड है और उसके साथ में धीरे धीरे क्या हो रहा है, पानी इस तरीके से ओशियन का जा रहा है। तो उससे क्या होता है कि एक बहुत अच्छा स्लोप यहाँ पर डेवलप हुआ है। क्लियर है। तो क्या होगा कि जब आप जैसे मान लो यहाँ से आप किसी भी तटीय क्षेत्र जो भी ये है सी बीच है, यहाँ से अगर आप नदी समुद्र में जाओगे तो अचानक से आपको गहराई नहीं मिलेगी। क्लियर है। क्यों? क्योंकि बहुत स्टेप या फिर वो पहाड़ों वाली जैसी चीज़ नहीं है। फिर उसके बाद अगर आप ढंग से और देखो तो हमारा यहाँ पर ये जो एरिया है ना, इस एरिया में जब आप रिवर सिस्टम पढ़ते हो तो आप देखते हो कि भाई महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, हर कोई क्या कर रहा है, अपना जो पानी है ना वो यहाँ पर आकर गिरा रहा है, डेल्टा बना रहा है। तो नदी अपने साथ में क्या होती है, बहुत सारी सेडिमेंट लेकर आती है, बहुत सारी चीज़ें लेकर आती है जो यहाँ पर डालती रहती है। तो सिंपल सी बात है कि मान लो कि एक ऐसी जगह है जहाँ से कोई भी अपना बहुत सारा मटेरियल इस तरीके से आकर गिराता रहे तो क्या गड्ढा बनेगा? गड्ढा नहीं बनेगा, एक प्योर स्लोप इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है। तो इसी वजह से भी क्या होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लोप देखने को मिलता है, वाइड एरिया देखने को मिलता है। ठीक है। फिर उसके बाद फर्टाइल, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि भाई यहाँ पर एक तो इमरजेंट है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा बहुत वाइड है, वाइड मतलब नैरो नहीं है, गड्ढा नहीं मिलेगा, स्लोप है काफ़ी अच्छा और फर्टाइल डेल्टा से। अब देखो क्या होता है कि पोर्ट जो होते हैं ना, जो हम कहते हैं कि भाई कोलकाता पोर्ट है, पारादीप, विशाखापट्टनम पोर्ट है, तो वो जो पोर्ट का जो डेवलपमेंट होता है वो ऐसी जगह पे अच्छा माना जाता है जहाँ पर क्या हो कि काफ़ी ज़्यादा गहराई हो पानी में। तभी क्या होगा कि जो बड़े बड़े जहाज है वो आके उस गहराई में रह पाएंगे। अब सिंपल सी बात है, आपने कभी नहीं देखा होगा कि जैसे जो ऐसे सी बीच जो एकदम प्लेन एरिया वाले सी बीच है, वहाँ पर क्या होगा कि अगर आप किसी भी जहाज को ले जाओगे तो आपको बीच में ही खड़ा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप आगे जाओगे तो आप रेत में फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि पानी की गहराई है नहीं। तो इसी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर इतना अच्छा पोर्ट का डेवलपमेंट नहीं देखा जाता। जबकि आप जब वेस्टर्न में जाते हो तो इसका ठीक अपोजिट आपको पोर्ट का डेवलपमेंट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। थोड़ा सा ज़मीन का भी फ़र्क है, ज़मीन और पानी की किस तरीके से वो ढली हुई है। जैसे यहाँ पर क्या होता है कि एकदम से लैंड के अंदर घुसा हुआ है, तो इसकी वजह से भी क्या कहते हैं, आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा गहराई देखने को मिलती है। मैं ये बताऊंगा अभी आपको, आपको ये वाला समझ आ गया होगा कि इसको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को इमरजेंट कोस्ट क्यों कहते हैं, उभरता हुआ कोस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि एक तो ये इमरजेंट है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि वाइड है। वाइड का यहाँ पे क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो पानी की गहराई है वो बहुत कम है, एक जेंटल स्लोप बना हुआ है और बहुत सारी नदियाँ जो होती हैं अपनी जो डिपोजिशन होती है यहाँ पर आके डालती रहती है, जिसकी वजह से पोर्ट वाला जो एरिया बनना चाहिए जिसमें गहराई होती है वो डेवलप नहीं हो पाया। यही सिंपल सा मतलब है। तो क्यों होता है पोर्ट लेस डेवलप? ड्यू टू वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो मैंने आपको बताया। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कोलकाता में, कोलकाता और हल्दिया वेस्ट बंगाल का पोर्ट है। ठीक है। फिर उड़ीसा में जाओगे तो आपको पारादीप पोर्ट देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर जाओगे आपको विशाखापट्टनम पोर्ट देखने को मिलेगा, एन्नोर है, चेन्नई, तुतीकोरिन, ये सारे क्या तमिलनाडु के पोर्ट हैं। क्लियर? ये सारे क्या हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे इमरजेंट कोस्ट के ऊपर बनाए हुए पोर्ट हैं।
ठीक इसी तरीके से देखो क्या होता है कि ये जो वेस्टर्न वाला पार्ट है, वेस्टर्न वाला पार्ट या वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, इसको हम पश्चिमीय तटीय मैदान कहते हैं, जिसको हम सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन, मतलब नाम से ही आपको पता चल रहा है सबमर्ज्ड यानी पानी में डूबा हुआ, और वो इमर्जेंट यानी पानी से निकला हुआ, इस तरीके से आप मानो। तो क्या होता है कि यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलती है, वेस्टर्न घाट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई भी एक तो आपको देखने को मिलेगी, मतलब पहाड़ियों से सीधा ऐसी ढलान आती है और ये नदी पे जाएगी जब ये ढलान, तो यहाँ पर आपको डेप्थ देखने को मिलती है। एक तो रीज़न ये हो गया। ऊपर से जो जियोग्राफी है वो इस तरीके की है, और आपको पता है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा कोई नदियाँ बहती नहीं है। तो जब ये बह के अपनी चीज़ों को गिराएगी नहीं, कोई डिपोजिशन होगा नहीं, तो वहाँ पर एक जेंटल स्लोप बनेगा नहीं। तो बहुत सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर बहुत नैरो बेल्ट देखने को मिलती है, और बहुत ज़्यादा डीप वाटर देखने को मिलता है। इस वजह से पानी की गहराई होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है कि पोर्ट का डेवलपमेंट अच्छा होता है, क्योंकि जहाज एकदम अंदर तक आ पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कोई सा भी माल हो, कुछ भी हो, वो प्रोसेस करवाना बहुत ईजी रहता है। और ऐसा भी माना जाता है कि जो द्वारका सिटी है वो कहीं ना कहीं यहीं पर क्या हुआ है, धंस रखा है, अंदर डूब गया है पानी के अंदर, है ना। मतलब जो सी वाला एरिया है वो चला गया नीचे, सी वाली बेल्ट, और जो लैंड वाला एरिया है वो ऊपर तैर रहा है उसके, इस तरीके से आप समझो। ठीक, तो ये हो गया। और इतना अच्छा नैरो बेल्ट होने की वजह से, एक नेचुरल कंडीशन बनने की वजह से, यहाँ पर पोर्ट और हार्बर्स जो होते हैं, मतलब अपना जो बंदरगाह वगैरह हो गए, यहाँ इनका डेवलपमेंट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो जैसे यहाँ पर कांडला पोर्ट हो गया, मेजागोन हो गया, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नवा सेवा वाला हो गया, ठीक है, मरमगांव हो गया, मैंगलोर हो गया, कोचीन पोर्ट हो गया, ये आप देख सकते हो, ये सारे पोर्ट का डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो हमने क्या देखा, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को हम क्या कहते हैं, सबमर्ज कोस्टल प्लेन भी कहते हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को हम क्या कहते हैं, इमर्जेंट कोस्ट भी कहते हैं, उभरता हुआ, ठीक है, और ये डूबा हुआ। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द कोरोमंडल कोस्ट इज लोकेटेड विच पार्ट ऑफ द इंडिया, कोरोमंडल कोस्ट कहाँ है। तो आपको भाई ये याद रखना पड़ेगा, ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं उत्कल कोस्ट, ये वाला जो है इसको हम कहते हैं आंध्रा कोस्ट, और ये जो तमिलनाडु वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। क्लियर हो गया। ये वाला पार्ट केरला वाला कन्याकुमारी। फिर यहाँ पे जाओगे कन्नड़ आ जाता है, कर्नाटका वाले, तो कन्नड़ कोस्ट हो गया। फिर यहाँ पर जाओगे कोंकण कोस्ट हो गया। फिर इससे ऊपर जाओगे तो यहाँ पर आपको मिलता है काठियावाड़ कोस्ट। तो आपने कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पे देखा, यहाँ पर देखा। ये कौन सा एरिया है, ये है साउथ, मतलब आप इंडिया को देखोगे तो इंडिया का ये कौन सा एरिया, साउथ वाला एरिया है, साउथ का ईस्ट पार्ट है ना। इंडिया का ये वाला एरिया साउथ का एरिया है। साउथ का ईस्ट पार्ट में क्या है, तमिलनाडु है, और इस पर कौन सा कोस्ट, मतलब इस कोस्ट को हम क्या कह रहे हैं, कोरोमंडल कोस्ट कह रहे हैं, ठीक है ना, दक्षिणी पूर्वी तट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि हाउ कैन रिवर कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ ए कोस्टल प्लेन, कैसे जो नदियां होती हैं वो अपना योगदान देती है कोस्टल प्लेन बनाने में। तो मैंने बताया कि नदियां अपने साथ बहुत सारा बालू, मट्टी, डिपोजिशन, ये सब लेकर आती है। तो सिंपल सी बात है, कोई भी पानी जिसमें बालू मिट्टी वगैरह आ रही है, तो किसी भी गड्ढे वगैरह में उसको कंटिन्यूसली डालते रहोगे, फ्लो करते रहोगे, तो रेत भरते भरते उस गड्ढे को भर देगी और वहाँ पे एक जेंटल स्लोप बन जाएगा। तो इसीलिए कोस्टल प्लेन का डेवलपमेंट का कंट्रीब्यूशन में रिवर्स का भी हाथ रहता है, ठीक है ना। तो यही कह रहा है, बाय डिपोजिटिंग सेडिमेंट्स ओवर टाइम। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ कोस्टल प्लेन आर द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। जो वेस्टर्न मतलब ये वाले जो कोस्टल प्लेन है, ये किस तरीके के कोस्टल प्लेन है। तो हमने देखा ये सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन है, यानी जलमग्न तटीय मैदान है, ठीक है, और ये उभरता हुआ जिसको हम कहते हैं इमरजेंट कोस्ट। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, इन विच स्टेट आर द कच्छ एंड काथियावाड़ कोस्ट लोकेटेड। ये हर कोई बता देगा, यहाँ पर है काथियावाड़, और कच्छ गुजरात में है, ठीक है। तो आप कहोगे कि ये कच्छ और काथियावाड़ कोस्ट कहाँ पर है, गुजरात में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी हैव ए कोस्ट लाइन एज पर द एनुअल रिपोर्ट 22-23। तो कह रहा है कि कितने ऐसे स्टेट, राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो एनुअल रिपोर्ट 22-23 के अकॉर्डिंग जो अपने कोस्ट लाइन में आते हैं, मतलब इस वाली लाइन में आ रहे हैं यहाँ पर। तो कुल मिला के 9 स्टेट हैं और 4 यूनियन टेरिटरीज हैं, ये आप याद रखोगे। फिर उसके बाद कह रहा है कि फ्रॉम विच स्टेट टू विच स्टेट डू द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड। मतलब कह रहा है कि ये ईस्टर्न वाला पार्ट है, तो कह रहा है कि ये जो कोस्ट लाइन है ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हुई है। तो यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर वेस्ट बंगाल है, जहाँ पर कोलकाता हल्दिया पोर्ट आपको दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ से आप जाओगे उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, फिर यहाँ पे जाओगे आपको क्या मिल रहा है, तमिलनाडु मिल रहा है। तो वेस्ट बंगाल से तमिलनाडु तक का क्या है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। इसी तरीके से आप यहाँ पर जाओगे तो काठियावाड़ से आपको देखने को मिल रहा है कहाँ तक, कन्याकुमारी तक, या केरला, गुजरात से केरला तक, ठीक है।
भाई ये हमारी CM 5.0 बुक है, 2000 बेस्ट क्वेश्चंस है इसके अंदर, और अभी सिर्फ 148 कॉपीज़ बची हुई हैं जो कि प्रिंटिंग कॉस्ट में अवेलेबल है, फिर इसके बाद स्टॉक नहीं आएगा, प्री के बाद आएगा। ठीक, तो ये 189 में ओनली मिल रही है, अगर किसी को भी लेना है अभी ले लो, ये हार्डली 10-12 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो आप इसको, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। डेली प्रीमियम पीडीएफ्स है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मिलती है, कैलकुलेशन बूस्टर भी ऐड कर दिए हैं, ओनली 49 में आप इसको भी ले सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि विच ऑफ दीज एग्रीकल्चर रीजन इज बेस्ट नोन फॉर राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन सा ऐसा रीजन है जो चावल की और गेहूं की खेती के लिए अच्छा है। तो देखो सिंपल सी बात है, आप सभी को पता है कि गेहूं की खेती हरियाणा में हो गया, यूपी वगैरह में हो गया, पंजाब में हो गया, इन सब जगह होती है। राइस की खेती जो हो गया, मान लो बिहार में हो गया, बंगाल में हो गया, उड़ीसा वगैरह, इन सब की तरफ होती है राइस की खेती, आंध्र प्रदेश, इन सब जगह पे होती है। तो ये एक्चुअल में ये वाला रीज़न है। ठीक है, तो ये वाला जो रीज़न होता है इसको हम कहते हैं एंडो गैंगेटिक प्लेन। ये मैंने वन शॉट में भी बताया है। एंडो का मतलब यहाँ पर ये इंदस वाला पार्ट है, और गैंगेटिक मतलब ये जहाँ पर गंगा बह रही है ये। तो इंडो गैंगेटिक प्लेन में क्या होता है, राइस और वीट की क्रॉपिंग होती है, इनकी खेती होती है, फसल होती है। ठीक है ना। और वीट वगैरह आप देखोगे जनरली नीचे में तो वीट वगैरह होता ही नहीं है, क्योंकि वीट को चाहिए होता है सर्दी का मौसम। ठीक, और जो एक्सट्रीम वेदर है वो यहीं पर ही मिल पाता है। क्लियर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडियन पॉपुलरली नोन एज। कह रहा है कि कौन सा ग्रेट प्लेन है नॉर्दर्न इंडिया का, हम उसको क्या कहते हैं, मतलब जो ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया पॉपुलरली नोन एज, क्या कहा जाता है। तो ये जो नॉर्दर्न प्लेन है ना, ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, इसको एक्चुअल में इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन कहा जाता है। मतलब ये इंदस वाला रीजन, ये गंगा वाला रीजन, और यहाँ पे ये जो ब्रह्मपुत्र वाला रीजन है, इन तीनों को अगर आप मिला दो तो हम इसे ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया कहते हैं। मतलब ये पूरा नॉर्थ वाला पार्ट माना जाता है। ठीक, फिर इसको ऐसे ही इसमें नॉर्थ ईस्ट कह देते हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट टाइपिकल ऑफ द थार डेजर्ट। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो थार डेजर्ट होता है क्या है, ये तो मरुस्थल है ना, डेजर्ट है। ये थार यहाँ पर ये वाला पार्ट है। तो डेजर्ट में आप सभी को पता है कि भाई पेड़ पौधे नहीं पाए जाते, बहुत कम पेड़ पौधे पाए जाते हैं, और रेन होती है वो 50 सेंटीमीटर से भी कम की होती है, तो वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं दिखाए जाते, नहीं पाए जाते। तो जो डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट ये कहाँ पे पाए जाएंगे, क्या ये डेजर्ट में पाए जाएंगे? नहीं पाए जाएंगे, सिंपल सी बात है। हरी भरी मतलब घने सदाबहार वन क्या पाए जाएंगे थार डेजर्ट में? नहीं पाए जाएंगे। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा। ठीक, जो यहाँ पर डेजर्ट में क्या होता है, जैसे थोर्नी फॉरेस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें मिलती हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की रिवर इन द थार डेजर्ट रीजन। ये आप सभी को पता है, लूनी रिवर जो होती है थार डेजर्ट में बहती है और आगे चलकर ये सूख जाती है। द क्रेसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स फाउंड इन थार डिजर्ट आर कोल्ड। ये सारे एनसीईआरटी से मैंने बनाई थी वन शॉट, और वहीं से सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, आप मेरी वन शॉट देख सकते हो या एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। देखो क्या कह रहा है कि जैसे आपने देखा होगा जो जो रेगिस्तान होता है उसमें ऐसे हवाएं ऐसे जाती हैं और इस तरीके से स्ट्रक्चर आपका बनता है। यहाँ पर आप देखो इस तरीके से स्ट्रक्चर आपका बनता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसको हम कहते हैं क्रिसेंट शेप्ड, मतलब इस तरीके का क्रिसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स, यानी रेत का टीला होता है ये क्रिसेंट शेप्ड का। ठीक है, कहाँ कहाँ पाया जाता है? थार डेजर्ट में पाया जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बर्चन्स। क्या कहते हैं? बर्चन्स कहते हैं। और ये जो थार डेजर्ट है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है भाई? ये राजस्थान और गुजरात वाले एरिया को कवर करता है। क्लियर हो गया। फिर कह रहा है कि जो द डेजर्ट नेशनल पार्क है उसमें एक इंडेंजर्ड स्पीसीड है, मतलब जो लुप्त होने वाली प्रजाति है, वर्ल्ड स्पीसीज पक्षी की एक प्रजाति है। कौन सी है? उसको हम कहते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, है ना। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है अब लुप्त होने वाली है, इसलिए उसको इंडेंजर्ड स्पीसीज में रखा गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मिंग प्रैक्टिसेस इज मोस्टली प्रैक्टिस्ड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड कॉजेज सॉइल इरोजन। मतलब कह रहा है कि ऐसी कौन सी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस मतलब एक मेथड जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ में बहुत फेमस है ना, पूर्वोत्तर भारत की तरफ में बहुत फेमस है, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है, मृदा अपरदन होता है। तो इसको हम कहते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या फिर स्थानांतरित कृषि। इसमें देखो क्या होता है कि जैसे मान लो कोई ट्राइबल एरिया, वो एक जगह पे गया, उसने क्या करा, मन बना लिया कि भाई यहाँ यहीं रहना है, तो वो क्या करेंगे, एक बड़े एरिया के पेड़ पौधे वगैरह सब काट देंगे, काट के फिर क्या करेंगे, वहीं पर रख देंगे, फिर उसको जलाएंगे।
जलाने के बाद क्या हो जाएगी, स्लैश वगैरह बन जाती है उसकी, है ना। जलाने के बाद क्या होगा, भूसी वगैरह बहुत सारी चीज़ें बन जाएंगी जो मिट्टी के लिए अच्छी होती हैं उस टाइम पर। तो उसको क्या करेंगे, फिर उसके बाद वो लोग उस पर खेती करते रहेंगे, खेती करते रहेंगे। फिर क्या हो जाएगी, खेती करते करते वो चीज़, मिट्टी जो होती है ना, वो धीरे धीरे उसकी जो फर्टिलिटी होती है या उपजाऊ शक्ति होती है वो ख़त्म हो जाती है। फिर वो लोग क्या करते हैं, ऐसे ही उसको छोड़ के कहीं और पर सेम प्रैक्टिस करते हैं। तो इससे एक तो वो पेड़ पौधे काट दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, एक जंगल था उसको ख़त्म कर दे रहे हैं, और ऊपर से क्या करते हैं, उसमें खेती वेती करके उसको छोड़ के चले जाते हैं। और आपको पता है कि जब पेड़ पौधे अगर आप हटा लोगे मिट्टी के ऊपर से, तो आपकी जो मिट्टी है वो उड़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी को हम एक सॉइल इरोजन का फॉर्म कहते हैं। तो यही है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, मतलब वो एक जगह पे ऐसा करते हैं, फिर 4-5 साल रहे, फिर दूसरी जगह पे सेम ऐसा प्रोसेस करते हैं। तो इसी को हम कह रहे हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जो क्या होती है, सोइल इरोजन का एक कॉज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मिंग टेक्निक्स इज प्राइमरली प्रैक्टिस्ड बाय, अरे वही क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये बस ट्राइबल ग्रुप था और ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट आर प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन एरियाज अचीविंग एनुअल रेनफॉल बिटवीन 100 सेंटीमीटर एंड 200 सेंटीमीटर इन इंडिया। देखो क्या होता है कि रेनफॉल के हिसाब से, मतलब आपकी जो बारिश हो रही है उसके हिसाब से बहुत हद तक डिपेंड करता है कि वेजिटेशन कैसी होगी, है ना, वहाँ के वन कैसे होंगे। जैसे वहाँ का पानी, कितना ज़्यादा बारिश हो रही है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, ठीक है। उसके बाद सॉइल किस तरीके की है, सैंडी सॉइल है, एलुवियल है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ का क्या होगा, फॉरेस्ट का डेवलपमेंट कैसा होगा। बट मेन जो चीज़ होती है टेम्परेचर वगैरह हो गया, और रेनफॉल। और टेम्परेचर और रेनफॉल कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जहाँ पर भी 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है एनुअली, सालाना, तो ऐसे फॉरेस्ट को हम कह देते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन, मतलब ये हमेशा सदाबहार हरे भरे रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में अगर हो रही है तो वो हल्के से सूखे होते हैं, एवरग्रीन नहीं होते, बीच बीच में उनके पत्ते झड़ते हैं, तो उसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। फिर उसके बाद बिटवीन 70 to 100, या फिर कहीं पर ये 50 से 100 के बीच में भी है, इसको हम कहते हैं ड्राई डेसिडुअस, मतलब सूखे हुए। फिर इसके बाद 50 सेंटीमीटर से भी जहाँ कम हो जाए, मतलब जैसे रेगिस्तान वगैरह में, तो इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट या थॉर्न फॉरेस्ट, ठीक है। तो ऐसे, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यही कह रहा है कि अगर 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में अगर बारिश हो रही है तो हम ऐसे फॉरेस्ट को क्या कहेंगे, तो आप ऐसे फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट कहोगे या फिर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन कहेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इन इंडिया इज नोन फॉर सोला फॉरेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में इसका नाम लिया गया है कि वेस्टर्न घाट होते हैं। आपको पता है कि ये यहाँ पर क्या है, अपने वेस्टर्न घाट है, मतलब ये अपना इंडिया इस तरीके से, तो यहाँ पर हमको पता है कि वेस्टर्न घाट्स बने हुए हैं, मतलब पहाड़ियाँ, ठीक है। तो ये जो वेस्टर्न घाट है यहाँ पर ही क्या होता है कि एक रीजन है, एक फॉरेस्ट, एक जंगल है जिसको हम कहते हैं सोला फॉरेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पश्चिमी घाट में एक वन है जिसको हम क्या कह रहे हैं, सोला फॉरेस्ट। आप यहाँ पर देखो तो ये वाला जो एरिया है, अनाईमुड़ी सोला नेशनल पार्क यहाँ पर है, मथाई केतम सोना नेशनल पार्क यहाँ पर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन इंडिया विच रीजन इज नॉट सुटेबल फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन ड्यू टू नॉन एलुवियल ट्रैक्ट, प्लेट्यू रीजन। क्या मतलब है इसका, देखो, ट्यूबवेल इरिगेशन, ट्यूबवेल का मतलब होता है कि कहीं पर भी मिट्टी के अंदर पानी है, आप वहाँ से क्या कर रहे हो, पानी निकाल कर फिर वहाँ पे खेती बाड़ी कर रहे हो। तो कह रहा है कि कहाँ पर इस तरीके की चीज़ें करना पॉसिबल नहीं होता, सूटेबल नहीं होता। प्लेट्यू रीजन, प्लेट्यू रीजन का मतलब क्या है कि जैसे जो अपना डेक्कन प्लेट्यू वगैरह वाला जो रीजन है, पठार, वहाँ पर क्या होता है कि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो कैसी हैं, रॉक हैं, चट्टान बनी हुई है, और जो मट्टियाँ इस तरीके की हैं कि उसके अंदर पानी जा नहीं सकता, और जब पानी अंदर जाएगा नहीं तो पानी इकट्ठा नहीं होगा। तो आप ट्यूबवेल से, पहली बात तो ट्यूबवेल लगा नहीं पाओगे, ट्यूबवेल लगा भी दिया तो वहाँ से पानी निकलेगा नहीं। तो इसीलिए क्या होता है कि ऐसी जो एरियाज होते हैं, ये जो प्लेट्यू में ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है जहाँ पर ट्यूबवेल आप लगा नहीं सकते, तो उससे इरिगेशन आप कर नहीं पाओगे। और सिंपल सी बात है, वो जो मिट्टियाँ होती हैं वो नॉन एलुवियल होती हैं, क्योंकि एलुवियल वाली मिट्टी आपको कहाँ मिलेगी, जो गेंगेटिक प्लेन है जनरली वहाँ पर मिलेंगी, और वो जो एरिया है वो प्लेट्यू, मतलब ये प्लेट्यू में नहीं आ रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ आर द हिमालयन रेंजेस ओरिएंटेड इन अरुणाचल प्रदेश। कह रहा है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पर कैसी ओरिएंटेशन है हिमालयन की। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी बात कर रहा है, तो ये जनरली होना चाहिए यहाँ से साउथ वेस्ट हो गया, ये आपका साउथ हो गया, वेस्ट हो गया, और ये नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए। बट इन्होंने साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट दे रखा है, एनसीईआरटी की लाइन है, तो इसको ही आपको ऐसे याद रखना है कि भाई साउथ से हम नॉर्थ जा रहे हैं और हम वेस्ट से ही जा रहे हैं, मतलब ये वेस्ट से वेस्ट की तरफ ही जा रहे हैं, इस तरीके से। ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच हिमालयन रेंजेस इज द नॉर्दर्न मोस्ट एंड कंटेन्स द लॉफ्टीएस्ट पिक। मतलब कह रहा है कि कौन सी हिमालयन रेंज है जो सबसे ऊपर में है और जिसमें बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ वगैरह पाई जाती हैं। तो इसको हम कहते हैं हिमाद्री। हिमाद्री देखो क्या होता है कि जनरली सबसे ऊपर जैसे यहाँ पे जाओगे तो आपको यहाँ पे मिलती है काराकोरम रेंज, यहाँ पे इसके नीचे जाओगे यहाँ मिलेगी लद्दाख रेंज, यहाँ जाओगे यहाँ मिलेगी जस्कर रेंज, फिर यहाँ जाओगे यहाँ मिलेगा आपको ग्रेट हिमालयन, ठीक है ना। फिर ऐसे ही इसके अंदर मिलेगा आपको लेसर हिमालयन, फिर इसके अंदर मिलेगा और बाहर आओगे तो इसको मिलेगा आउटर हिमालयन। आउटर हिमालयन को हम कह देते हैं शिवालिक रेंज, ठीक है। इसी तरीके से जो ग्रेटर हिमालयन है उसको हम कह देते हैं क्या, हिमाद्री। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या मिलती है, ये सबसे नॉर्दर्न मोस्ट ऊपर की हैं और यहाँ पर आपको ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ वगैरह देखने को मिलती हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच फिजियोग्राफिक फीचर लाइज पैरेलल टू द शिवालिक एंड इज अबाउट टू 86 किलोमीटर वाइड। भावर मतलब आप यहाँ पर देखो, कह रहा है कि ये जो शिवालिक रेंज है ना, इसके अगर आप यहाँ पे ये 8-10 किलोमीटर, मतलब ऐसे माप रहे हो आप 8-10 किलोमीटर अगर आप जाते हो तो आपको पैरेलली क्या होती है, एक चीज़ जाती हुई दिखती है। तो वो क्या है, वो है भावर। उसको हम कहते हैं भावर, भावर रीजन। मतलब जैसे शिवालिक एरिया ऐसे जा रहा है तो ये भावर वाला एरिया भी इस तरीके से इसके साथ में जा रहा है। तो ये जो भावर रीजन होता है ये देखो कैसे बनता है, आप ऐसे ऐसे मानो कि ये पहाड़ है, पहाड़ से इस तरीके से, मतलब हमने क्या देखा, हमने देखा ये नॉर्थ बेल्ट थी और इस तरीके से नीचे आ रहे हैं हम, तो ऐसे ही दिखा रखा है, मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ आप मैप में आ रहे हो। ठीक, तो सबसे ऊपर आपको हिमालय दिखा। तो क्या होता है कि जहाँ हिमालय मतलब कई पहाड़ होते हैं, पहाड़ खत्म होता है तो यहाँ पर आपको बोल्डर्स वगैरह मिलते हैं, बड़े बड़े पत्थर वगैरह मिलते हैं। ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं, ऐसे को हम कह देते हैं भावर, भावर एरिया। तो जो शिवालिक है वो आउटर हिमालयस है, मतलब हिमालयस जहाँ पे ख़त्म हो रहा है लगभग वो वाले एरिया है, वो वाली पहाड़ी है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, 8-10 किलोमीटर तक बस ऐसे पत्थर बोल्डर्स वगैरह दिखते हैं। ठीक, और क्या होती है, कोई सी भी नदी आती है तो ये बड़े बड़े पत्थर होते हैं, तो नदी इसके ऊपर से बह नहीं पाती, नदी क्या होती है इसके अंदर चली जाती है छेद में से और इसके नीचे से बहती है। तो भावर वाले एरिया में क्या होती है, रिवर वैनिश हो जाती है, दिखती नहीं है, और ये पेवल्स और बोल्डर्स पत्थर वगैरह से, कंकड़ पत्थर बोल्डर से बने हुए होते हैं। फिर और आगे जाओगे, मतलब मैप में आप क्या कर रहे हो, यहाँ से शिवालिक आए, शिवालिक के बाद यहाँ आपको मिला भावर, ठीक है, फिर उसके बाद आपको मिल रहा है तराई, फिर खादर, ऐसे जा रहे हो आप, इस तरफ आ रहे हो। ठीक है, तो भावर हो गया, भावर से आप कहाँ गए, तराई पे गए। फिर तराई जो होता है ये क्या होता है, थोड़ा मार्सी एरिया होता है, मार्सी मतलब दलदलिया टाइप का, मीथेन गैस वगैरह बनती है। तो मार्सी एरिया में क्या होता है कि बहुत रिच वेजिटेशन होती है, बहुत ज़्यादा क्या होती है वो उपजाऊ होती है। ठीक है, और वहाँ पर वाइल्ड लाइफ वगैरह जो होता है वो काफ़ी अच्छा पनपता है। फिर और आगे जाओगे तो आपको यहाँ पे मिलती है नदी। ठीक, तो क्या होता है कि नदी जो होती है, अब जैसे आपको पता है कि कोई सी भी नदी ऐसे बह रही है तो वो अपने साइड में क्या होती है, कुछ ना कुछ छोड़ती हुई जाती रहती है। तो इसलिए यहाँ पर बाली मिट्टी रहती है, उपजाऊ मिट्टी। और जैसे जैसे नदी बहती रहेगी ये मिट्टी और इधर जाती रहेगी, तो क्या होता है कि नदी के साथ वाला जो एरिया होता है ये वाला, ये तो बहुत उपजाऊ होता है, और लेकिन दूसरा वाला जो होता है वो कम उपजाऊ होता है। तो नदी के ये जो दूर वाला एरिया होता है इसको तो हम कहते रहे हैं भांगर, और नदी के एकदम पास वाला जो ये एरिया है इसको हम कहते रहे हैं क्या, खादर। क्लियर हो गया। तो ये जो भांगर होता है इसको हम कह देते हैं ओल्ड एलुवियम। मतलब कोई सी भी नदी जब अपना डिपोजिशन करती हुई जाती है तो वहाँ पर जो सॉइल बनती है उसको जनरली हम एलुवियम सॉइल कहते हैं। ठीक है, तो जब वो थोड़ी ज़्यादा दूर चली जाती है, पुरानी हो जाती है, तो उसको हम ओल्ड एलुवियम कह देते हैं। और जो नई बन रही होती है, बिल्कुल नई निकल रही है, उसको हम न्यू एलुवियम कह देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि अपना जो यूपी हो गया, बिहार हो गया, पंजाब हो गया, तो ऐसे रीजनों में क्या होती है, खेती बहुत बढ़िया होती है, क्योंकि वहाँ की ज़मीन बहुत फर्टाइल होती है इसी एलुवियल सॉइल की वजह से। और क्या होता है कि ये जो एरिया होता है ना, ये जैसे मियंडर, ऑक्सबो, लेक्स, ब्रेडिट चैनल, सुंदरबन डेल्टा, ये सारी चीज़ें बनाता है। अब अगर आपको ये जानना है कि ये क्या है तो भाई आप मेरी वन शॉट देखो, उसमें मैंने बता रखा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच आइलैंड इन लक्षद्वीप हैज द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग लक्षद्वीप का ऐसा कौन सा आइलैंड है जिसकी पॉपुलेशन सबसे कम है, वो है बित्रा आइलैंड। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि अगर 12 बजे हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है, आप सभी को पता है हमारा एक स्टैंडर्ड इंडियन सॉरी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम होता है। ठीक, तो जो क्या है 12 बजने पे सपोज मान लो 80 डिग्री 30 मिनट है। ठीक, तो कह रहा है कि 97 डिग्री 30 मिनट पे लॉन्गिट्यूड में जब आप जा रहे हो, कहने का मतलब क्या है कि ये ऐसे अर्थ है आपका, क्लियर है। तो सबको पता है कि लॉन्गिट्यूडनल इस तरीके से बना हुआ होता है, ये तो मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया, ऐसे बना हुआ होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि जब आप यहाँ से यहाँ मूव करते हो तो हम कहते हैं कि भाई आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हो, है ना, जिससे टाइम बढ़ता है, कम होता है, जो भी है। तो मान लो ये कह रहा है कि अगर 12 बज रहे हैं 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में, और अगर आप फिर 97 डिग्री 30 मिनट और आगे जा रहे हो तो टाइम कितना हो जाएगा। तो देखो क्या होता है कि यहाँ से यहाँ पर अगर आप देखो कितने मिनट का फ़र्क है, 15 डिग्री का फ़र्क है। क्लियर है, कितने डिग्री का फ़र्क है, 15 डिग्री का। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि 1 डिग्री मूव करने का मतलब होता है आप 4 मिनट आगे चले गए। 15 डिग्री मूव करने का मतलब कितना होगा, आप 60 मिनट आगे चले गए, मतलब 1 घंटा आप आगे चले गए। तो अगर आप इस टाइम से इस टाइम पे जंप करोगे तो आप 12 बजे से 1 बजे पहुंच जाओगे। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट एक्सप्लेन द टेम्पररी सेसेशन ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून ओवर पार्ट्स ऑफ इंडिया। मतलब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो भारत के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान वर्षा की अस्थायी समाप्ति को सबसे अच्छी तरीके से समझाता है। देखो क्या होता है, एक टर्म है जिसको हम कहते हैं ब्रेक इन मानसून। मतलब आपने देखा होगा कि जब बारिश का मौसम होता है तो ऐसा नहीं होता कि लगातार 2 महीने बारिश हो रही है। 5 दिन 10 दिन क्या होता है, टिप 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 बारिश होती रहती है, फिर 3-4 दिन मौसम सही हो जाता है, फिर बारिश होती है, फिर 3-4 दिन मौसम सही हो जाता है। इसको हम कहते हैं ब्रेक इन मानसून, यानी मानसून में विराम। क्या होता है कि हमेशा एकदम स्टेबल कंडीशन नहीं बनी रहेगी बारिश होने की। बड़ा एक बादल आएगा, वो बारिश कराएगा, फिर वो ख़त्म हो जाएगा, फिर कुछ देर बाद मतलब 3-4 दिन बाद फिर एक बादल आएगा, बारिश कराएगा। तो वो जो बीच का गैप है, जब पानी ख़त्म हो जाता है या एक बादल को उस एरिया में पहुंचने में जो टाइम लगता है, तो वो जो बीच का गैप है उसमें मानसून ख़त्म हो जाता है या बारिश नहीं होती, तो उसी को हम कहते हैं ब्रेक इन मानसून। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच इंडियन सिटी इज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय रिट्रीटिंग मानसून रेनफॉल। रिट्रीटिंग मानसून का मतलब होता है, आप सभी को पता है कि जैसे मान लो कि हमारा जुलाई वुलाई के टाइम पे साउथ वेस्ट से, है ना, यहाँ पे आई थिंक डायग्राम भी होगा, ये देखो। जो एक गर्मी के टाइम पर क्या होता है, यहाँ से साउथ वेस्ट से क्या होती है, हवाएं आती है जो बारिश कराती हैं। ठीक है, यहाँ से भी हवाएं आती हैं जो बारिश कराती हैं। क्लियर हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है, साउथ वेस्ट मानसून होता है। अब तो क्या होता है कि जब वापस आ रहा होता है, मतलब क्या होता है कि ये हवा तो चली गई, फिर जब ये लौट के आती है ना तब भी बारिश कराती है, ये आपने पढ़ा है, रिट्रीटिंग मानसून इसको हम कहते हैं। तो इस टाइम पर क्या होता है कि जो चेन्नई वाला जो एरिया है, ठीक है ना, जो चेन्नई वाला एरिया है तमिलनाडु का, वहाँ पर क्या होती है कि बहुत बारिश होती है। वो इसलिए होता है क्योंकि जब रिट्रीटिंग मानसून वापस आ रहा होता है तो वो एक ऐसा एरिया होता है जो बहुत कॉमन होता है, जहाँ पर बिल्कुल ऐसी कंडीशन बनती है जिसकी वजह से ठंड के टाइम पर भी वहाँ पर बारिश देखने को मिलती है। तो यही कह रहा है कि ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर नॉर्थ ईस्ट मानसून जब वे ऑफ बंगाल को क्रॉस करता है तो वहाँ से मॉइस्चर लेता है। कहने का मतलब अक्टूबर नवंबर में जब ये जो होता है ये यहाँ क्रॉस करके यहाँ से मॉइस्चर ले लेता है, और जब ये वापस आ रहा होता है तो यहाँ से बारिश कराता हुआ आता है। इसको हम कहते हैं रिट्रीटिंग मानसून। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि तमिलनाडु पे, ठीक है, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश के साउथ में, कर्नाटका के साउथ ईस्ट में, और थोड़ा सा साउथ ईस्ट केरला में, मतलब थोड़ा थोड़ा, और तमिलनाडु में पूरे में बारिश होती है। क्लियर हो गया, इसलिए आपने न्यूज़ में भी देखा होगा सर्दी में वहाँ पे भाई फ्लड हो रहा है, बारिश हो रही है, वो इसी वजह से होती है। अब कह रहे हैं कि विच इंडियन स्टेट रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम बोथ साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। भाई साउथ वेस्ट से भी हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट से भी आ रहा है। कौन सा, तमिलनाडु वाला रीजन। मतलब गर्मी के टाइम पर तो यहाँ से बारिश होती हुई जा रही है, और जब वापस लौट के आ रही है सर्दी के टाइम पे तब भी तमिलनाडु में बारिश हो रही है। ठीक, यही हमने अभी देखा। फिर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजियोग्राफिक सब डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया।
तो भाई आप सभी को पता है कि हमारा जो इंडिया है उसको कई पार्ट में, कई प्लेन्स में, पठार में डिवाइड किया हुआ है। जैसे एक को हम कहते हैं नॉर्दर्न माउंटेन, फिर एक को हम कहते हैं नॉर्दर्न प्लेन, फिर एक को हम कहते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन और आइलैंड। ठीक, तो ये जो नॉर्दर्न प्लेन हो गया, इस नॉर्दर्न प्लेन में क्या होता है कि ऊपर वाला जो हिमालयन वाला पार्ट है ये सारा पार्ट रहता है, नॉर्दर्न माउंटेन्स वाला। फिर एक होता है नॉर्दर्न प्लेन जिसमें ये वाला पार्ट है, ठीक है। फिर एक होता है पेनिनसुलर प्लेट्यू जिसमें ये वाला पार्ट है। फिर कोस्टल प्लेन मतलब ये जो कोस्टल वाला रीजन है। फिर आइलैंड लाइक जैसे अपने यहाँ पर लक्षद्वीप वगैरह हो गए, ठीक है, ये सारे आइलैंड हो गए। तो इस तरीके से कई पार्ट में अपना प्लेन डिवाइडेड है। तो क्या हो रहा है कि जो नॉर्दर्न प्लेन की जो बात कर रहे हैं, नॉर्दर्न प्लेन में जनरली अपना ये राजस्थान, पंजाब, ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये वाला एरिया रहता है, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन की अगर हम बात करें, इंदस गंगा ब्रह्मपुत्र वाला रीजन है, ठीक। और इसके अंदर गंगा ब्रह्मपुत्र सुंदरबन डेल्टा ये सब बनते हैं। फर्टाइल जैसे वीट हो गया, राइस, शुगर, जूट, ये सब होता है और यहाँ पे डेंस पॉपुलेशन रहती है, ठीक है। और ये जो विंदम प्लेट्यू है ये अपना पेनिनसुलर प्लेट्यू का हिस्सा है, नॉर्दर्न प्लेन का नहीं है, ठीक। अब देखो, ये कह रहा है कि विच रीजन इज नॉट पार्ट ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो अभी मैंने बताया पेनिनसुलर प्लेट्यू ये वाला हिस्सा है और हिमालयाज ये वाला हिस्सा है, तो भाई ये इसका पार्ट नहीं है, सिंपल सी बात है ना। तो यही क्वेश्चन ने पूछा था। ये देखो यहाँ पर हिमालयन वाला पार्ट है, यहाँ पे नॉर्दर्न वाला पार्ट है, यहाँ पे थार डेजर्ट हो गया, पेनिनसुलर प्लेट्यू हो गई, ये कोस्टल वाला एरिया हो गया, ठीक है, और ये आइलैंड वगैरह हो गए। तो अब उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ पेनिनसुलर मेजर्स डिवीजन पूर्वांचल हिल्स। एक्चुअल में क्या होती हैं कि जो पूर्वांचल हिल्स हैं वो यहाँ पर होती हैं, पटकाई, बुम, ये सारी यहाँ पे कई सारी हिल्स की एक सीरीज है जिसको हम कहते हैं पूर्वांचल हिल्स। क्लियर हो गया। ये जो पूर्वांचल हिल है ये पार्ट ए जो है नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्ट माउंटेन्स, मतलब जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है उसका हिस्सा है, ठीक है। हिमालय जिसमें आता है और पूर्वांचल हिल्स आते हैं। इसमें आपको ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, आउटर हिमालयाज देखने को मिलते हैं। ग्रेटर हिमालयाज को हम हिमाद्री भी कहते हैं, ये बताया था। लेसर हिमालयाज जो बीच वाला पार्ट है उसको हिमाचल वगैरह आ गया, जैसे शिवालिक। आउटर हिमालयाज वाले पार्ट आ गए, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो ग्रेट प्लेट्यू है ऑफ इंडिया का इज ए पार्ट ऑफ विच एंशियंट लैंडमास। हमारा जो इंडिया है वो किसका पार्ट है। देखो क्या होता है कि सबसे पहले है ना, मतलब 225 मिलियन ईयर्स अगो, तो 1 मिलियन में कितने हो गए, 10 लाख हो गए ना। 1 मिलियन में 10 लाख हो गए, तो अब ऐसे ही 2,250 लाख साल पहले या 225 मिलियन ईयर्स अगो, उस टाइम हम इस एज को कहते थे परमियन टाइम्स, जहाँ पर क्या था कि एक लार्ज लैंड मास था सिंगल, जिसको हम कहते थे पेंजिया। फिर कुछ साल बीत गए, 200 मिलियन ईयर्स, तो उस टाइम पर क्या हो गया, इस एज को हम कहते हैं ट्रियासिक, ठीक है। जहां पर दो पार्ट, ये जो है ये दो पार्ट में टूट गया। ऊपर वाले पार्ट को हमने कह दिया लोरेशिया और नीचे वाले पार्ट को हमने कह दिया गोंडवाना लैंड। तो इंडिया जो था वो यहाँ पर था, ठीक है। फिर आया जुरासिक एज, जिसमें ये और टूट के अलग चले गए, ये कुछ पार्ट ऊपर की तरफ मूव कर गए, कुछ नीचे की तरफ जाने लगे। फिर इसके बाद एज आई क्रिटेशियस, जहाँ पर ये और अलग हो गए। तो आज का ये डे है जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट डे। तो क्या हो गया ना कि अपना जो ये इंडिया है ये धीरे 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 मूव करता 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 यहाँ पे जाकर टकरा गया, यहाँ से यहाँ पे जाकर टकरा गया, ठीक है। तो इंडिया जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ये आपको ध्यान रखना है फिलहाल के लिए, ठीक। और इसको डिटेल में पढ़ना है तो भाई वन शॉट जरूर देखो मेरी, वही काम आएगी ज़्यादा। व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट टोटल लेंथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन की अप्रोक्सीमेट लेंथ कितनी है, 2400 किलोमीटर है, वेस्ट टू ईस्ट जब आप मूव करते हो। पाक स्ट्रेट इज एन इनलेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग है। अच्छा देखो, पाक स्ट्रेट की बात कर रहा, क्या होता है कि देखो कोई सा भी स्ट्रेट होता है ना, उसको स्ट्रेट कब कहा जाता है, किसी भी जो मतलब जो जल मरुस्थल, ये क्या कह रहा है, जल मरु मध्य जो है उसको कब कहा जाता है। क्या होता है कि जब आप एक बड़े वाटर चैनल, ये जो वाटर वाला एरिया बहुत बड़ा एरिया, जब इसको एक नैरो कोई वाटर बॉडी कनेक्ट करती है और ये मतलब इस दो को सेपरेट कर रही है और यहाँ पर भी दो लैंड मासेस होते हैं, तो ऐसे केस में जो बनता है उसको हम कहते हैं स्ट्रेट। क्या कहते हैं, स्ट्रेट। मतलब यहाँ पर भी एक बड़ी वाटर बॉडी है, यहाँ पर भी एक बड़ी वाटर बॉडी है, इसको ये सेपरेट कर रही है और इसके इस तरफ एक बड़ा लैंड मास है, इसके इस तरफ एक बड़ा लैंड मास है। तो ऐसे केस में हम क्या कह देते हैं, उसको स्ट्रेट कह देते हैं। और इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो है उसको हम कहते हैं पाक स्ट्रेट। और ये क्या कर रही है, ये जो वे ऑफ बंगाल है इसको क्या कर रही है, इसके बीच की एक इनलेट है, ठीक है।
या कह सकते हो यहाँ से आप वे ऑफ बंगाल में घुस सकते हो। तो इस साइड वे ऑफ बंगाल हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, अपना इंडियन ओशियन आ गया। ठीक है, तो पाक स्टेट किसको सेपरेट कर रही है, इंडिया और श्रीलंका को कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कॉल्ड। तो कह रहा है कि नर्मदा रिवर के नॉर्थ में क्या है। भाई देखो, नर्मदा जो रिवर है, ये नर्मदा रिवर देखो आप, यहाँ से स्टार्ट हो रही है नर्मदा रिवर, ये रही। ठीक है, तो ये जो नर्मदा रिवर है, ये दो रेंजेस होते हैं। जैसे यहाँ पर एक विंध्यम रेंज है और यहाँ पे एक सतपुरा रेंज है। तो इसके बीच की जो रिफ्ट वैली होती है ना, इसमें नर्मदा रिवर बहती है। ठीक है, इसके बीच में इस तरीके से उल्टी बहती है। ज़्यादा सारी नदियाँ लगभग इस तरीके से आपकी वेस्ट से ईस्ट में चलती हैं, जबकि ये नर्मदा, तापी वगैरह रिफ्ट वैली रिवर होती है जो क्या होती है, इस तरीके से चलती हैं। ठीक है, तो ये जो नर्मदा है, विंध्यम और सतपुड़ा यहाँ पर इस तरीके से बह रही है। और इसके नॉर्थ में, मतलब ये वाला जो एरिया है, इसको हम कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड। क्या कहते हैं, सेंट्रल हाईलैंड या मध्य उच्च भूमि। फिर उसके बाद ताप्ती रिवर की बात कर रहा है कि वो कौन से माउंटेन रेंज से उत्पन्न हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है। सतपुरा रेंज से वो ओरिजिनेट हो रही है। ये आपकी सतपुरा रेंज है, यहाँ पर कहीं से ओरिजिनेट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अनोदर नेम फॉर द ग्रेट हिमालयन रेंज। ग्रेट हिमालयन रेंज का दूसरा नाम क्या है। इनर हिमालय जो है उसको हम ग्रेट हिमालयन रेंज भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आंतरिक हिमालय, क्लियर हो गया। ठीक, तो हमने देखो कितने पार्ट होते हैं इसके। एक है जिसको हम कह रहे हैं ट्रांस हिमालयन, यानी जो तिब्बतन हिमालयन वाला पार्ट हो गया। ठीक है, ये जैसे काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जस्कर हो गया, कैलाश रेंज हो गई, ये सारे किसके पार्ट है, ट्रांस हिमालयन या तिब्बतन हिमालयंस के पार्ट है। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है कि दूसरा पार्ट है जिसको हम कहते हैं ग्रेटर हिमालयाज, जिसको हम हिमाद्री कह रहे हैं या फिर इनर हिमालयाज भी कह रहे हैं। फिर उसके बाद आता है थर्ड पार्ट, लेसर हिमालयाज, है ना। ये जो ग्रेटर हिमालयाज है, फिर इसके यहाँ पर आपको मिलेगी लेसर हिमालयाज। तो लेसर हिमालयाज में जैसे पीर पंजाल हो गया, धौलाधर हो गया, महाभारत रेंजेस, ये सारे आपको मिलेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर आती है आपकी शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज जो होता है इसको हम आउटर हिमालयाज भी कहते हैं, क्योंकि ये लास्ट का बाहरी पार्ट है। ठीक है, तो ये जनरली फ्लैट बॉटम होता है। और क्या होता है कि बिटवीन द लेसर हिमालयाज एंड द शिवालिक आर नोन एज ड्यून्स। तो ये कह रहा है कि इसके अंदर क्या होता है कि इसको ड्यून्स जो वेस्ट की तरफ में होते हैं, मतलब ये वाला जो वेस्ट वाला जो पार्ट होता है, इसमें हम जो फ्लैट एरियाज होते हैं शिवालिक्स में, उसको हम ड्यून्स कह देते हैं। जैसे देहरादून हो गया। और जब आप ईस्ट की तरफ पे जाओगे इस तरफ, तो वहाँ पर द्वार्स आपको मिलते हैं, जैसे हरिद्वार वगैरह। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द शिवालिक हिल्स फॉर्मिंग द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयन रेंजेस एक्सटेंड अक्रॉस विच इंडियन स्टेट। मतलब कह रहा है कि जो शिवालिक हिल्स है, या ये जो शिवालिक रेंज की जो पहाड़ियाँ हैं, वो किस किस स्टेट को क्या करती है, क्रॉस करती है। तो भाई वो जम्मू कश्मीर से होता हुआ उत्तराखंड वगैरह को क्रॉस करती हैं। ये आपको याद करके रख लेना है। मतलब यहाँ पे जम्मू कश्मीर, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने आपको ये दिखा दिया तो यहीं पर है, ये इस तरीके से चल रही है शिवालिक रेंज ऐसे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड तक जा रही हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया वर प्राइमरली फॉर्म्ड ड्यू टू डिपोजिशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। इंडिया, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। मतलब जो ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया इस ऊपर वाले पहाड़ी की बात कर रहा है, तो वो किससे फॉर्म हुई है। यहाँ पर इंदस वाला प्लेन है, इंदस क्या कहते हैं, इंदस प्लेन है। ठीक है, जहाँ पर इंदस रिवर के साथ वाली सारी नदियाँ हैं। फिर आप ये वाला तो डायग्राम दूसरा है, यहाँ पर आप देख लो, ये इंदस वाला पार्ट हो गया, यहाँ पर ये गंगा वाला पार्ट हो गया। फिर आगे चल के जाओगे तो यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र वाला पार्ट हो गया। तो ये जो ग्रेट प्लेन है ना, जहाँ पर डिपोजिशन की बात होती है कि रिवर कुछ ना कुछ डिपोजिट कर रही है, तो ये जो ग्रेट प्लेन है, इस इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र 3 नदी से मिलकर बना है। और एक्चुअल में क्या था कि ये तीनों नदियाँ पहले एक ही नदी थी, जिसको हम शिवालिक या फिर इंडो ब्रह्मा कहते थे, जो इस तरीके से बहती थी। फिर क्या हो गया कि ये हिमालय अचानक से खड़ा हो गया इस तरीके से, जिसकी वजह से क्या हो गया, नदी ये टूट गई, तो इंदस नदी यहाँ से बहने लगी। ठीक है, फिर क्या हो गया कि ये जो गंगा नदी है, ये यहाँ से यहाँ नीचे चली आ गई, इस तरीके से मुड़ के ये यहाँ से बहने लगी। और जो ब्रह्मपुत्र थी, ये वापस यहाँ से इस तरीके से बहने लगी। ठीक है, तो यही है क्या, हिमालयन ड्रेनेज का इवोल्यूशन, जो शिवालिक और इंडो ब्रह्मा से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर ये है कि जो डिस्टेंस है ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट का, वो लगभग कितना है। तो ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, जो 37 डिग्री 6
मिनट नॉर्दर्न लेटीट्यूड से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लेटीट्यूड में है। नॉर्दर्न पॉइंट है ये सबसे, जिसको हम कहते हैं इंद्राकोल, जो लद्दाख में है, और साउथ का नॉर्दर्न पॉइंट जिसको हम कहते हैं कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है कि ईस्ट में जाओगे तो यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ पर वेस्ट में, सबसे वेस्ट में जो है वो है गुहार मोटी गुजरात में, और सबसे ईस्ट में है किबीतू अरुणाचल प्रदेश में। इसका डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर। और यही पूछा था कि भाई ईस्टर्न मोस्ट से वेस्टर्न मोस्ट के बीच का डिस्टेंस कितना है, आपसे ये पॉइंट भी पूछ सकता है। और ये जनरली ये है, लेकिन एक्चुअल जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का वो निकोबार आइलैंड में है, जिसको हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो थार डेजर्ट है सर्व्स एज ए नेचुरल बाउंड्री बिटवीन। थार डेजर्ट कहाँ पर है? आपको पता है कि थार डेजर्ट इस वाले एरिया में है, राजस्थान और गुजरात में। तो ये क्या करता है ना कि यहाँ पे हमारा पड़ोसी देश कौन सा है? पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के बीच की ये एक तरीके से बाउंड्री है, बैरियर है, नेचुरल बाउंड्री है। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है? व्हाट नेचुरल फीचर एग्जिस्टेड बिटवीन हिमालयस एंड डेक्कन प्लेट्यू बिफोर फॉर्मेशन ऑफ ग्रेट प्लेन, ए सैलो ट्रप और जियो सिंक्लाइन। देखो क्या था कि जब ये पहाड़ उठ गए, ये हिमालयन बना, और आपको पता है कि यहाँ पर क्या डेक्कन प्लेट्यू है नीचे की तरफ जाके, तो यहाँ पर क्या हो गया कि गड्ढे बने, कई सारे गहराई बन गई। तो क्या हो गया कि धीरे धीरे जब नदियाँ इसमें से चलने लगी, वो अपना डिपोजिशन इनमें गिरने लगी, जिसकी वजह से क्या हो गया कि वो गड्ढे धीरे धीरे भरने लगे। तो ऐसे जो गड्ढे होते हैं ना, उनको हम कहते हैं जियो सिंक्लाइन, जिसमें क्या होता है कि धीरे धीरे सेडिमेंटेशन आके डिपोजिशन हो के क्या हो जाए, वो भर जाए। ठीक है, तो चलो भाई आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताओ, तो फिर नेक्स्ट पार्ट इसका लेकर आया जाएगा। ठीक है, तो चलो बाय बाय, टेक केयर।